हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी दर्शक देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक जस्ट हिंदी पर। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। वैसे तो भारतीय फिल्में समाज का आईना रही हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से भारतीय फिल्में विवादों में काफी घिरी रही हैं। कुछ फिल्मों पर खूब राजनीति हुई है। अब इस लिस्ट में एक और फिल्म का नाम जुड़ गया है, द केरल स्टोरी। पीएम मोदी ने कहा है कि द केरल स्टोरी समाज को भीतर से खोखला करते आतंकवाद के खतरनाक रूप को दिखाती है, जबकि कांग्रेस और केरल की सीपीएम सरकार ये कहती है कि ये केरल की सच्ची स्टोरी नहीं है, ये असल में एक प्रोपेगेंडा है। द केरल स्टोरी ये राजनीति फिल्म ही है। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, आईएसआईएस पर आधारित है। हाईकोर्ट ने कहा कि केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में देखेगा जैसी वो है। फिल्म एक कथा है, ना कि इतिहास। ये समाज में सांप्रदायवाद और संघर्ष कैसे पैदा करेगी, सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं ने यह दलील दी थी कि यह फिल्म भोले भाले लोगों के दिमाग में जहर भर देगी। द केरल स्टोरी केरल की महिलाओं के ग्रुप के बारे में बनी एक फिल्म है जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस में शामिल हो जाता है। फिल्म 5 मई शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे कॉलेज जाने वाली 3 लड़कियां एक आतंकी संगठन से जुड़ जाती हैं, और इस फिल्म पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से लेकर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी सवाल खड़े किए हैं। इन नेताओं के जो स्टेटमेंट है हम अपने दर्शकों के सामने यहां पर रखना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि शशि थरूर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ने किस तरह से इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर अपनी आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि केरल में 32,000 महिलाओं के कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपनाने का प्रचार करने वालों के लिए एक मौका है कि अपने दावे को साबित करने और कुछ पैसा कमाने का मौका है। क्या वे चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे या कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कोई सबूत है ही नहीं। केरल में 32,000 महिलाओं ने इस्लाम कबूला। इस दावे को साबित करने के लिए सबूत जमा करें और 1 करोड़ रुपए ले जाएं। इसी तरह से सीएम पिनराई विजयन ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि पहली नजर में फिल्म का ट्रेलर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने और राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने के कथित उद्देश्य से जानबूझकर निर्मित प्रतीत होता है। इस तरह की फिल्मों और उनमें दिखाए गए मुसलमानों के प्रति नफरत को केरल में राजनीतिक लाभ हासिल करने के संघ परिवार के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की एक चुनावी जनसभा में द केरल स्टोरी का जिक्र करते हुए क्या स्टेटमेंट दिया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ सालों में आतंकवाद का एक नया रूप पैदा हो गया है। समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरल स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में आतंकवाद का दस्तावेज है। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस ऐसी आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस ऐसी आतंकी सोच वाले लोगों के साथ पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी भी कर रही है। कांग्रेस से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कि फिल्म द केरल स्टोरी से जुड़े हुए हैं और फिल्म विवादों में घिरी हुई है। हालांकि रिलीज पर बैन से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। द केरल स्टोरी फिल्म के टीजर में यह दावा किया गया है कि केरल में 32,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई। ट्रेलर में हजारों लड़कियों के धर्म परिवर्तन के बाद आईएसआईएस ज्वाइन करने की भी बात कही गई है। फिल्म में किए गए दावे विरोधी झूठा कह रहे हैं, जबकि फिल्म का समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि आंकड़ों पर बच जाओ, समस्या पर ध्यान देना जरूरत है। फिलहाल इस विशेष मुद्दे पर हमारे साथ एक विशेष पैनल भी जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय कुमार हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साथ ही साथ फिल्मों से भी इनका गहरा नाता रहा है। फिल्मों के लेखक, कहानीकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धनंजय जी। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला भी, और जो कि हमारे साथ स्ट्रेट टॉक में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में।
शुरुआत धनंजय जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जब कोई फिल्म बनती है, क्योंकि जहां तक हम सबने सुना है ये भारतीय समाज का आईना होती है, जब कोई फिल्म बनती है तो ऐसा लगता है कि जो समाज में घट रहा है उसी को दिखाया जा रहा है। और इस तरह की फिल्म द केरल स्टोरी जिस तरह की फिल्म होने का दावा कर रही है, आपको ये सच से कितने करीब दिख रही है? पहली नजर में आपको क्या लगता है? आपने तमाम जो स्टेटमेंट देखे नेताओं के, वो कहा जा सकता है कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो बयान देखिए। हाईकोर्ट जो वहां के हाईकोर्ट ने कहा है, केरल की कोर्ट ने, वो क्या कहा है? उसने कहा कि ये कथा है, ये सच नहीं है, इतिहास नहीं है, तो इस पे आप उस तरह से हम रोक नहीं लगा सकते। ये हाईकोर्ट ने कहा जी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जीवंत दस्तावेज है, तो हाईकोर्ट सही बोल रहा है या प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं, ये एक सवाल है। फिर सवाल आता है कि सिनेमा क्या है, अगर हम इसके बात करें तो एक और फिल्म जो है आई है 1 साल पहले, जन गण मन, उसी केरल से आई है। उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री को तो बोलना चाहिए था। अगर सिनेमा जीवंत दस्तावेज है तो प्रधानमंत्री को जन गण मन के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन जन गण मन के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। केरल स्टोरी पे चर्चा करते हैं, कश्मीर फाइल्स पे चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा करते हैं? क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ता सिनेमा के बारे में? पहले भी तो फिल्में रिलीज होती रही है, हर साल रिलीज होती है, 1000 से ज्यादा फिल्में हिंदुस्तान में रिलीज होती है। तो पर्टिकुलर उस फिल्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री, जो प्रोपेगेंडा फिल्म है, जो झूठी फिल्म, जो झूठी कहानियां बनाते हैं? देखिए, सिनेमा जो है वो कहानी बनाती है। सिनेमा में कहानी दिखाई जाती है, कहानी गढ़ी जाती है। सच्ची घटना से अगर कोई प्रेरित कहानी होती है, उसमें भी कहते हैं कि सच्ची घटना से प्रेरित, यानी सच्ची घटना नहीं है, प्रेरणा ली गई है उससे जी। और जो सिनेमा का जो फिल्म शुरू होने से पहले जो दिखाया जाता है, सेंसर बोर्ड का जो नियम है उसमें दिखाया जाता है, जिसमें घोषणा करते हैं, अस्वीकरण जिसको कहते हैं, डिस्क्लेमर कहते हैं कि ये जो फिल्म है ये कथा है, ये किसी स्थान, किसी व्यक्ति से इसका सीधा सीधा संबंध नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति को न हम नुकसान पहुंचाने के लिए बना रहे हैं, न फायदा पहुंचाने के लिए बना रहे हैं, ये अनाउंस करते हैं। और अगर समझिए फिल्म बनती है किसी व्यक्ति पे आधारित, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तो उसमें वो लिखा जाता है कि ये सचिन तेंदुलकर का फिल्म है या फलाना के ऊपर फिल्म है, लेकिन उसमें भी जैसे नरेंद्र मोदी जी की फिल्म बनी, उसमें लिखा गया हो कि ये नरेंद्र मोदी की आत्मकथा है जी। तो इस तरह की फिल्म की कहानी बनाई जाती है, ड्रामा बनाया जाता है। तो सिनेमा तो ड्रामा है, जीवन की सच्ची तस्वीर नहीं है, ये साहित्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक लोग पिछले कुछ सालों से, जैसे कश्मीर फाइल पे जिस तरह की राजनीति हुई, वो राजनीति एक खास एजेंडा के तहत चलाया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एक आतंकवाद का जीवंत दस्तावेज है, ये राज्य का नहीं, ये देश के लिए है। और आप उन के साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री जी जो आतंकवादी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। अगर किसी ये फिल्म होती और प्रोपेगेंडा होती तो भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह थी, लेकिन ये फिल्म है। और एक प्रधानमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर बैठा हुआ है, जो कहता है कि भारत के 34 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो ऐसी बात कहता है कि ये दस्तावेज बन जाए। प्रधानमंत्री जी को ये ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए। कोर्ट जो कह रही है कि कथा है, बिल्कुल सही कह रही है, कथा है, लेकिन कथा में भी जब आप दिखाते हैं भारत की आधी आबादी जो है कम पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, वैसे लोगों को आप इस तरह की फिल्में दिखाएंगे तो फिल्मों को लोग सच मान लेते हैं। लोग मानते हैं कि मुगल आजम में जो अनारकली है वो सच है, लेकिन कहते हैं लोग कि अनारकली सच नहीं है। लोग कहते हैं कि जो अब कई सारी फिल्में बनी है वो सच है, लेकिन वो सच नहीं है। तो कथा कही जाती है, कथा कहने के कई रूप होते हैं, तो उन रूपों में से है। लेकिन जो इस तरह की फिल्में बनती है और जो इन तरह की हाल में फिल्म आई गांधी वर्सेस गोडसे, वो क्या है? वो फिल्म है और लेकिन उसको आप जो है दस्तावेज के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। आप उस फिल्म में देखिए कि अखबार की क्लिपिंग लगाई जा रही है, अखबार की क्लिपिंग भी झूठ है। 1942 में ये हुआ, 1947 में ये हुआ, 1940 फलाना में ये हुआ, तो आप झूठ दिखा रहे हो। देखिए अखबार की कतरन लगा देते हो, अखबार की कतरन देखने के बाद हमारे जैसे आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरुआत में कंफ्यूज हो गया, ये कथा न्यूज है। तो इस तरह की इसकी जो है ये सिनेमा जो बना रहे हैं और प्रधानमंत्री इसको एंडोर्स कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। जी
बिल्कुल आपने सही कहा कि ये डॉक्यूमेंट है, इस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आना ये वाकई एक सवाल खड़े करता है। हमारे साथ अजय शुक्ला भी बने हुए हैं, उनसे भी हम इस फिल्म और फिल्म पर पीएम की टिप्पणी और उसके साथ साथ जो अन्य दल के नेता हैं उनकी टिप्पणी पर भी समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ और सवाल सामने आ रहे हैं, उनको भी अपने विशेष पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे। टॉक में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फिल्म आई है द केरल स्टोरी, क्या ये एक प्रोपेगेंडा है या फिर वाकई में केरल की जो समस्या है उसे उठाने की कोशिश की गई। हालांकि बहुत सारे जो दावे किए जा रहे हैं पक्ष में और विपक्ष में, उनको समझेंगे। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, अजय शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अजय सर, आपने जब केरल स्टोरी फिल्म का ट्रीजर आया और उसके बाद इस पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और अब तो खुद प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में कहते हैं कि ये आतंक का एक दस्तावेज है, एक खास राज्य का दस्तावेज है। आप किस तरह से देख रहे हैं, कहानी कहां आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं धनंजय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया, फिल्म देखने में बनाने में कोई हर्ज नहीं, इसका पूरा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। पहली बात तो मैं केरल को लेकर के, आपने केरल फाइल ही क्यों रखा? ये कोई केरल की स्टोरी नहीं है, आपने बनाने की कोशिश की है। या तो केरल में ऐसा कोई केस हुआ होता, सिंगल केस ऐसा, आप या तो कोर्ट करिए। आपने हाई कोर्ट में कहा ये सिर्फ एक कथानक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बात आप जाकर के जब अदालत में कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ कथा है। प्रधानमंत्री चुनाव में क्या कह रहे हैं और इसके रिलीज होने का टाइमिंग क्या है? जिस समय कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, कर्नाटक में सांप्रदायिकता की आग बोई जा रही है। प्रधानमंत्री ने, देखिए, कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें एक अच्छी बात कही। मेरे पास में फोटोग्राफ्स हैं, वहां पर जो नेता है उसका बजरंग दल का, वो असलहों से लैस और जिस तरीके से क्राइम करता है, जिस तरीके से होता है, वो असलहे लेकर के घूम रहा है, कर रहा है। जिन असलहों को लेके आप ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े आतंकवादियों के पास बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो जब वो स्थिति हो, ये चंद फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो असलहों से लैस हो, ये बजरंग दल के नेता हैं और इस तरीके से जब वो क्राइम, आतंक और सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसको लेकर के कांग्रेस ने कहा कि यदि यहां हम सत्ता में आए तो हम बजरंग दल पे राज्य में बैन करेंगे, क्योंकि आतंकी घटनाओं को नहीं वो किया जा सकता, चाहे आतंक तथाकथित हिंदू आतंकवाद हो, तथाकथित मुस्लिम आतंकवाद हो, तथाकथित सिख आतंकवाद हो या कोई भी आतंक हो। आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जो भी संगठन आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है उसे बैन किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने बजरंगबली और कहा, अरे ये तो बजरंगबली का अपमान कर रहे हैं, ये बजरंग दल नहीं बजरंगबली का अपमान कर रहे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री ने, उनके मंत्रियों ने और सबने प्रचारित करना शुरू कर दिया जी, देश भर में ये शुरू कर दिया। तो पहली बात ये। दूसरी चीज ये जब आई तो इससे लेकर के जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता हर डिबेट में बयानबाजी कर रहा है, हर जगह बात कर रहा है, हर चर्चा में, प्रचार में बात कर रहा है। वो कह रहा है केरल फाइल, उसको सच नहीं दिखाने देना चाहते हैं और इस सच का विरोध कर रहा। भाई, उसने तो हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है, ये कथानक है। और यदि केरल में हुआ है, ये बात आप मानते हैं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, यदि आप यह बात मानते हैं तो हाई कोर्ट को बताते हैं कि नहीं साहब, ये तो सच्ची कहानी है और ये सच्ची कहानी है, तो उस तरह से होना चाहिए था। उसके लिए जो प्रोविजन है उन्हें फॉलो होना चाहिए था, वो तो नहीं हुए। और जो सच्ची कहानी थी, गुजरात की जो पूरी डॉक्यूमेंट्री थी बीबीसी ने बनाई, साहब उसे आप बैन कर दे रहे हैं। चलिए, आप सरकार है, आप बैन की, लेकिन नफरत फैलाने वाली ये करेंगे। आपको याद होगा पीछे इन्होंने कश्मीर फाइल पिछले चुनाव में की थी,
जब पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत तमाम 3 राज्यों में चुनाव हो रहा था, 4 राज्यों जी। तो आप ये समझ लीजिए कि इनका टोटल यह मकसद होता है कि इन सब के जरिए नफरत फैलाई जाए, किया जाए, बेटियों को बदनाम किया जाए, ऐसे करके किया जाए जिसके भुगते ये सत्ता हासिल कर सके। ये किसी न धर्म का जानते हैं न धर्म का सम्मान करते हैं, ये सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, ये लड़वा सकते हैं, वही करते हैं। इन्होंने गांधी नेहरू को लड़वाने की कोशिश की, इन्होंने नेहरू पटेल को लड़वाने की कोशिश की, इन्होंने पटेल और नेहरू और गांधी के बीच में विद्वेष पैदा किया। तो ये वो लोग हैं, ये जोड़ने वाले लोग नहीं है कि सबको जोड़ के खड़ा करें। और इसको एक लाइन में और करके खत्म करूंगा कि इसमें सबसे बड़ी बात यह भी जानने की जरूरत है, इसके जो निर्माता है विपुल साहब, वो गुजरात से आते हैं और वो नरेंद्र मोदी के क्लोज माने जाते हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा कश्मीर फाइल के जो निर्देशक है वो भी लोग अग्निहोत्री और सारे लोग, वो भी सारे कलाकार सब इनके करीबी माने जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आरएसएस बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलाकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए ये सारे काम कर रहे हैं। यही इनकी सत्यता है। जी आपने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं इस फिल्म से जुड़े हुए निर्माता और जो क्या ये प्रोपेगेंडा है इन दावों को लेकर। एक फैक्ट मेरे सामने धनंजय जी ये आया है कि सुदीप्तो सेन जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जूरी के लास्ट ईयर के सदस्य थे और ये वही जूरी थी जो नादाब लैपिड, आपको याद होगा, उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में कश्मीर फाइल को प्रोपेगेंडा कहा था और उसके बाद जो है काफी उनकी आलोचना की गई थी। तो ये चलिए एक संयोग हो सकता है कि सेन जो है उस जूरी का हिस्सा थे और अब मुझे लगता है 1 साल से भी कम वक्त हुआ है और ये फिल्म आ गई है सामने। तो यहाँ पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं खुद सुदीप्तो सेन के ऊपर भी कि क्या ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जूरी जब लास्ट ईयर इसको कंक्लूड कर रही थी तो इस तरह की स्टेटमेंट आई थी और जो जूरी है उसने खुद को इस स्टेटमेंट से अलग रखा था। धनंजय जी देखिए, पिछले कुछ हिंदी सिनेमा में जो फिल्में बनाते रहे हैं लोग, वो हर तरह की फिल्में बनाते रहे, लेकिन जब से मोदी जी का आगमन हुआ है, सिनेमा का जो है वो सांप्रदायिकीकरण कर दिया है। सिनेमा में पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी। सिनेमा में पहले जो आप देखिए मनमोहन देसाई की फिल्में देखिए तो भाईचारे की बात करते थे, एंटरटेनमेंट की फिल्म बनाते थे, लेकिन उसमें भी मैसेज उनका होता है कि भैया हमारा देश इस तरीके का है और इस तरीके से हमको रहना है। भगवान के भजन भी होते थे। सबसे चर्चित भजन जो है आप राम पे देखिए, रोम रोम में बसने वाले राम, नील कमल का जो भक्त है, वो साहित्य ज्ञान में नहीं लिखा हुआ और ऐसे अनगिनत गीत है। तो लेकिन ये जो अभी पिछले 8-9 साल से जो सिनेमा में एजेंडा चल रहा है, विपुल शाह का भी नाम लिया जाए भाई ने, ऐसे कई लोग हैं, ये बेसिकली किसी के करीब नहीं, ये अपने लाभ के लिए, इनका अपना भी लाभ, ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के करीब रहा जाए और चर्चा पा लिया जाए और मुफ्त की पब्लिसिटी बटोर दी जाए। समझिए कश्मीर फाइल एक जो है तीसरे दर्जे की फिल्म, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर बोल रहा है तो जो भीड़ है उनके पास चली जाती है। हालांकि उनकी अपने नाम पे जो फिल्म बनी उसका कोई असर नहीं, उसका असर खराब हुआ, कुछ नहीं चली फिल्म। तो प्रधानमंत्री जी सुनियोजित तरीके से ये एजेंडा चला रहे हैं। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की अदालतें भी जो है उनके एजेंडे में फंस जाती हैं। और देखिए सिनेमा के जो ये प्रोड्यूसर है, इन्होंने बनाई अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्म के कई सच्चे फिल्मकार नहीं, ये मौका परस्त लोग, और ये मौका परस्त लोग जो है देश के भाईचारे को बिगाड़ कर, मैं ये समझना चाहूंगी धनंजय जी, मैं ये समझना चाहूंगी यहाँ पर आपसे कि पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है, 32,000 महिलाओं का जिक्र होता है, जब विवाद बहुत बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि वो जो क्लेम कर रहे हैं शायद वो साबित ना कर पाए, तो उसी नंबर को घटाकर 3 महिला तक ले आते हैं। तो क्या ये फिल्मों में ऐसा होता है क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंटेशन क्या सीरियसली नहीं लिया जाता है उसे फिल्म किसी भी कहानी को प्रस्तुत करने से पहले? देखिए फिल्म की कहानी बनाई जाती तो फिक्शन होती है। कहानी मतलब क्या है? फिक्शन जी, कहानी फिक्शन, सच्ची कहानी नहीं। सच्ची कहानी में फिक्शन डाला जाता है जी। किसी फिल्म बनी ऑटोबायोग्राफी गांधी पे समझिए फिल्म बनी, उसमें फिक्शन का पार्ट जी। लेकिन
लेकिन आप जो बना रहे हो उसमें मैसेज क्या देना चाहते हो? सिनेमा देखिए, सिनेमा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, ऐसा मानता हूं और ऐसा लोग भी मानते हैं जी। लेकिन ये है कि भैया ये मूल तौर पर एंटरटेनमेंट के लिए, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। लेकिन मनोरंजन के साथ जो आप तथ्य पेश करते हैं, तथ्य को किस तरह से पेश करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। सर्च भी होता है, सिनेमा जब बनाया जाता है, फिल्में बनती है तो रिसर्च भी होती है। समझिए प्रेमचंद की कहानी है जी, तो प्रेमचंद की कहानी है या श्रीधर चंद्र गुलेरी जी की कोई कहानी है, तो उस कहानी में तथ्य जो है भले नहीं कहा गया कि सच्ची घटना है, लेकिन तथ्य समाज से लेते हैं। लेखक जो है समाज से लेते हैं तथ्य, उसमें अपनी कल्पना मिलाते हैं, उसमें अपनी उड़ान मिलाते हैं, मैसेज डालते हैं, उसको कहते हैं। यही तरीका कहने। लेकिन जब आप एक संवैधानिक व्यक्ति कहता है कि जीवंत दस्तावेज हकीकत ही बनी थी, आप याद कीजिए 1962 के वॉर के बाद हकीकत का नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें चाइना वॉर को लेकर के कहानी गढ़ी गई थी। तो उसको किसी ये नहीं कहा था कि ये जीवंत दस्तावेज है। नेहरू तो थे उस वक्त, क्या हम कहानी ये जानते हैं कि नेहरू जी के पास जब गए ये जो फिल्मकार थे चैतन्यानंद, तो उन्होंने कहा इस पे क्या फिल्म बनाओगे, तो हार गए हम, इस पे क्या कहानी बनाओगे, कैसे फिल्म बनेगी। उन्होंने कहा कि सर हमको केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन आप देखिए कहीं लगता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म आपको हकीकत नजर आती है। हकीकत एक जबरदस्त फिल्म है, मेकिंग के तौर पे, तकनीक के तौर पे, तथ्य के तौर पे, तो के तौर पे, संवेदना के तौर पे मनुष्यता की बात कर रहे हैं। वो उकसा नहीं गए, हकीकत फिल्म में कहीं उकसावा नहीं है कि चलो चाइनीज को पकड़ के मारो, ऐसा नहीं कहा गया है। किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ बाकायदा जबकि चीन ने बदमाशी की, लेकिन तब भी प्रोपेगेंडा उसमें नहीं। लेकिन ये मोदी जी जो है या जो साथ जो लोग हैं वो सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा, बिहार में देखिए दंगा करवाया इन्होंने, अभी कौन पकड़े जा रहे हैं, सासाराम में कौन पकड़ा गया, इनका पूर्व विधायक पकड़ा गया। बिहार शरीफ की इनके जो पकड़े जाते हैं ये दंगा पार्टी है, इनको जो है देश से लेना देना नहीं है, इनको केवल अपनी सत्ता लेना देना, न इनको हिंदू से लेना है। हिंदू धर्म को इन्होंने बदनाम कर दिया। हिंदू धर्म का एक चेहरा था जो गांधी ने प्रस्तुत किया था, एक चेहरा था उसके पहले जो विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था, चेहरा था जो शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था, एक चेहरा है जो उपनिषद वेद से प्रकट होता है। लेकिन ये जिस चेहरे को ला रहा है, ये काला धब्बा वाला चेहरा, बदरूप चेहरा हिंदू धर्म का प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं कहूं कि हम हिंदुओं को इनके खिलाफ केस करना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ जिसे केस किए कि मोदी की वजह से मोदी बदनाम हुआ है, तो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, भारतवर्ष को बदनाम करता है। ये इतने बड़े अपराधी हैं जिनकी सजा शायद जो है कोर्ट में भी नहीं बननी थी। एक ब्रेक ले लेते हैं धनंजय जी। जी, आपने यहाँ पर जो हकीकत फिल्म का उदाहरण भी पेश किया है, इस पर भी हमारे दर्शकों को और जो फिल्म के सपोर्ट में या फिर विरोध में आवाज उठा रहे हैं उनको जरूर सोचने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। मन में और भी प्रश्न हैं इस फिल्म को लेकर। कुछ दस्तावेज भी है हमारे पास कि केरल में वाकई में आईएसआई की जो मौजूदगी, आईएसआईएस की जो मौजूदगी है वो किस तरह की है, इन सभी सवालों को समझेंगे। टॉक में आज हम चर्चा कर रहे हैं फिल्म द केरल स्टोरी पर, जिससे लेकर कुछ विवाद खड़ा हो रहा है और अब इस विवाद में कूद पड़े खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन वाले लोग। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी जो है स्टेटमेंट आई है, शशि थरूर की स्टेटमेंट आई है, केरल के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई है, लेकिन केरल में ये आरोप लगते रहे हैं कि वहां पर आईएसआईएस जो है अपना पैर पसार रहा है। कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जिसमें 2019 में सरकार का ये फिगर कहता है कि लगभग 155 जो है आरोपी पकड़े गए थे पूरे देश से, लेकिन सिर्फ केरल से नहीं पकड़े गए थे। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आइए ले चलते हैं आपको अजय शुक्ला के पास। अजय जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि केरल ऐसी धरती है जहां पर आईएसआईएस का जो लिंक है, कनेक्शन, हमेशा इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट है, उसमें भी ये कहा गया है कि 2020 की रिपोर्ट है, कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म, यानी कि वो देश जहां पर आतंकवाद है, और ये 2020 के आंकड़े कहते हैं कि भारत में आईएस के 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स हैं जिनका एफिलिएशन है आईएसआईएस से। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल प्रश्न तो खड़ा है कि केरल में आईएसआईएस के लिंक है, कनेक्शन है, फाइटर्स मौजूद हैं। आंकड़ों पर ये विवाद हो सकता है, लेकिन क्या ये विवाद हो सकता है कि केरल में आईएसआईएस की मौजूदगी नहीं है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि यदि मौजूदगी है तो एक भी अदालत ने आज तक इस आरोप पर एक भी सजा नहीं सुनाई है। 1% भी इसमें जो है सजा नहीं हुई है। जी, इसका मतलब है
कि सिर्फ आरोप है, आरोप लगा करके आप एक समुदाय विशेष को, एक प्रदेश को बदनाम करने, उस प्रदेश को यदि आप घूमिए तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इतना ज्यादा शांति और सद्भाव से रहने वाला कोई दूसरा राज्य नहीं। हर राज्य में कोई न कोई धर्म और उसके नाम पे लगातार हिंसा होती रहती, छोटी हो बड़ी हो, चलता है जी। लेकिन केरल एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा सद्भाव के साथ रहता है। आप तिरुवनंतपुरम जाइए, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, और तीनों का इतना अच्छा आसपास का वो है। मैं अभी पिछले साल गया था और मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी जिंदगी में यदि कई बार सोचता हूं, मैं कहता हूं अपने परिवार में कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे इस तरह की कोई संकट ना आए तो मैं जाके केरल में रहूं जाके। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस स्थिति में जब मैं ये सोच रहा हूं तो उसकी वजह है क्योंकि जो सुकून है, जो पर्यावरण है, जो सारी चीजें, उसको खत्म करना है। क्योंकि भारतीय जनता, और ये आप मुझे बताइए ये डाटा यदि 2015 के पहले का 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इस तरह के डाटा बनाए गए हैं, इसके पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों, नफरतों, सबके बाद एंट्री नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये वजह है। दक्षिण में वो सिर्फ कर्नाटक में घुस पा रहे, और कर्नाटक के भी सर्टेन उसमें है, इसलिए कर्नाटक में वो रेगुलर नफरत के खेल खेलते हैं, कभी हिजाब के नाम पे, कभी किसी दूसरी चीज के नाम पे, कभी कोई चीज होती है, कभी हिंसा होती है। तो जगह बचाने के लिए वहां वो सिर्फ और सिर्फ नफरत खेल, यही हो रहा है। उस केरल को बदनाम करिए, केरल को इस तरह से करिए, और ये करके मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम लोगों को एक टारगेट है इनका। जब पंजाब आ जाइए तो आप देख लीजिए, पंजाब के लिए जब किसान आंदोलन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, तो पंजाब के लोगों के लिए क्या कहा जा रहा है? ये तो खालिस्तानी है, ये तो ऐसे है, ये तो वो है। आप अपनी सुविधा अनुसार चेंज करते हैं। यदि आप कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो वो कहते हैं हमें खालिस्तान चाहिए, वो कहते हैं हमें नागालैंड चाहिए, हमें ये चाहिए। तो आप ये स्थितियों को आप पा रहे हैं क्योंकि ये फूट डालो, राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी वो आप अपनाते हैं। जब आप कहते हैं तो इतिहास गवाह है, सबूत है, कोर्ट में प्रूव हुआ है कि साहब आपके लोग तो अंग्रेजों के मुखबिर का काम करते, अंग्रेजों के लिए काम करते। मैं नहीं कह रहा हूं, डाटा कह रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। तो जब ये करते थे, आज उन्हीं के आचरण आप हिंदुस्तान में अपनी सरकार में, अपने लोगों की सरकार, लोकतंत्र में वही इस्तेमाल करके, नफरत फैला करके और एक दूसरे को लड़ा के। आज मणिपुर आग में जल रहा है, इसको जलने की आग का ये स्थिति पैदा किसने की? खुद भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मार दिया गया, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो आग भी आपकी लगाई हुई है। आपको याद होगा 2017 के चुनाव समय में किस तरह त्रिपुरा में आग लगाई गई थी, और त्रिपुरा में यही सारी चीजें हुई और सत्ता बदली है। ये सिर्फ सत्ता पाने का एक खेल है, रास्ता है इनका, क्योंकि ये इस नफरत के बूते स्थापित होते हैं, इसलिए करते हैं, और इस तरह से प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं और बहुत करते हैं। जी आपने एक जो यहाँ पर प्रश्न उठाया कि जहां पर भी आग होती क्यों जो है बीजेपी से जुड़े लोगों का नाम सामने आता है, ये प्रश्न चिन्ह है। मैं केरल के स्टोरी पर वापस आना चाहूंगी। धनंजय जी, कुछ केरल से रिलेटेड जो है मेरे पास कुछ और फिगर्स है, तथ्य हैं। एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, 2019 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि भारत में IS नया एक लाइन इसी में जोड़ दूं जी। आप मुझे 2014 पहले की कोई रिपोर्ट दिखा दीजिएगा, एक सिंगल रिपोर्ट आप अभी नहीं कोट कर पाएंगे।
और ये जो रिपोर्ट्स आप कोट कर रही हैं वो उस दौर में है जब नरेंद्र मोदी सत्ता में है। इस तरह की रिपोर्ट बनवाई जाती है, इनके लिए पूरा काम किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है और बदनाम करने के यही इनके पूरे माध्यम है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। जी आप कंटिन्यू करें। जी जी, तो मैं ये रिपोर्ट जो आई है इसके बारे में ये कहना चाह रही थी कि ये रिपोर्ट ये कहती है कि केरल में जिन युवाओं को बहकाकर पहले उनका धर्म परिवर्तन कराकर फिर उन्हें आतंकवाद की तरफ ले जाने की कोशिश जो की जाती है, उन युवाओं को बकायदा जो सरकार की तरफ से, इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से काउंसलिंग की गई है और एक चेतावनी देकर छोड़ा भी गया है। और उसके बाद से जो है ऐसे प्रभावित होने वाले युवाओं की संख्या में कमी आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि सरकार के प्रयास हुए हैं जिससे आईएसआई की जो साजिश थी केरल की धरती पर, उसमें जो है काफी उसको झटका पहुंचा है, संख्या कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि सरकार प्रयास कर रही है और इस तरह के प्रभाव जो आईएसआई चाहता है कि अपना फैलाए उन राज्यों में जहां पर देश के भीतर मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। कहा जा सकता है कि प्रयास हो रहे हैं और अच्छे प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में फिल्म एक आती है और फिल्म के बाद उस पर यह क्लेम किया जाता है कि 32,000 युवाओं को जो है बरगलाया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि सुदीप्तो सेन की जो बाइट में सुन रही थी, उन्होंने ये क्लेम किया कि ओमान चांडी जब थे केरल के मुख्यमंत्री, तब उन्होंने विधानसभा में एक स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद से अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर हर साल 2800 से 3000 युवाओं का, महिलाओं का धर्मांतरण हो रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है उलझाने वाली भी आंकड़े मुझे लगते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये अच्छी बात है कि पहल हो रही है, सुधारने की कोशिश हो रही है। समस्या हालांकि उनको भी पता है केरल में समस्या है। धनंजय जी, समस्या कहाँ नहीं, कोई जगह है जहां समस्या नहीं। जहां समस्या नहीं होती है, जैसा कि अजय भाई ने कहा, जहां समस्या नहीं होती है वहां समस्या क्रिएट करते हैं। देखिए मणिपुर जो है, मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर माना जाता है ऐसी जगह है, बहुत शांत जगह है, बहुत कम आबादी वहां, बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना। लेकिन मणिपुर में आग लगा दिया आपने। जी, मुझे लगता है धनंजय जी जो लोग उसी प्रदेश में रहते हैं। हमारे बिहार में 50% गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं जी। लेकिन आप जो है जहां आपकी पैठ है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के बीच आपकी पैठ है नहीं। पढ़े लिखे लोगों से मतलब सिर्फ डिग्री वालों से नहीं है, या जिनको झूठी डिग्री है उनसे बात नहीं। पढ़े लिखों का मतलब है जिनको प्रियता समझ में आती है, जिसको धर्म समझ में आता है, जिसको सत्ता समझ में आती है, जिसको सत्ता के सुनियोजित षड्यंत्र समझ में आते हैं, उनको मैं पढ़ा लिखा मानता हूँ। तो प्रधानमंत्री जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, ये जनगण मन पे क्यों नहीं बात करते हैं? करिए। जनगण मन जो है पिछले कुछ सालों में, मैं बोलूं कांग्रेस के समय में भी ऐसा हुआ है, जो ये जो इनकाउंटर की राजनीति है उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश होती है, किस तरह से इनकाउंटर होते हैं, पूरी फिल्म में दस्तावेज है। सत्ता पाने के लिए किस तरह से किया जाता है। बीजेपी ने वही तो किया, वही तो दिखाया, क्यों से बात नहीं कर रहे हैं वो मैं कहूँ वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट है। देखिए आप सब फिल्म देख रहे हैं जनगण मन, कितनी जबरदस्त, वो नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। तो इस तरह के लोग जो फिल्में बना रहे हैं, इनकी फिल्में सिर्फ ये, इनको मालूम है केरला स्टोरी जो सुदीप्तो सेन है, कौन मान नहीं, अमित शाह जो ये जो विपुल शाह है, विपुल शाह कौन प्रोड्यूसर है हिंदी के, लेकिन ये प्रतिष्ठित प्रोड्यूसर उस तरह की नहीं है कि क्या महान फिल्में बनाई है, जिनकी फिल्मों को याद रखा जाएगा। तो ये सारे लोग जो है लोकप्रियता हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह के संबंध बनाते हैं, इस तरह की फिल्में बनाते हैं। और मैं बताऊं, हिंदी सिनेमा इतना लंबा वक्त गुजरा है, हिंदी सिनेमा का 100 साल से ऊपर हो गया है, 110 साल हो गए। कब ऐसा दौर हिंदी सिनेमा में नहीं आया जब सांप्रदायिक माहौल था। यहाँ तो हर किस्म के, हर तरह के, देश के हर हिस्से के लोग काम करते हैं। यहूदी भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, मराठी भी है, बिहारी भी है, पंजाबी भी। आप याद कीजिए खालिस्तान के, जब खालिस्तान का नारा लगा था और जब आतंकवाद पंजाब में फैला भयानक तौर पे, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद उस दौरान में क्या कोई फिल्म बनी? किसी नेता ने कहा कि ये जो है वहां का जीवंत दस्तावेज है। सिनेमा जीवंत दस्तावेज नहीं है, पहली लाइन। जीवंत दस्तावेज अगर कोई है तो सरकार का आधिकारिक डॉक्यूमेंट है। क्या भारत सरकार ने कभी केरल पर इस तरह के डॉक्यूमेंट जारी किए? और अगर कुछ लोग, 2 लोग, 4 लोग, 50 लोग, मैं कहता हूं, अगर किसी गैर कानूनी काम में या आतंकवादी गतिविधि में शामिल है और उससे पूरे प्रदेश को काम करोगे, पूरे किसी धर्म को बदनाम करोगे, तो आपके ढेर सारे दंगा फैलाने में है, तो क्या कहा जाए?
हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ाने में है, तो आपके लोगों को क्या कहा जाए? क्या कहा जाए कि हिंदू धर्म जो है गलत लोगों का धर्म है? क्या कहा जाए कि बीजेपी में सारे गलत लोग हैं? क्या कहा जाए कि संघ में सारे गलत लोग? ऐसा कहा जाए? मैं नहीं मानता हूँ संघ में गलत लोग, बीजेपी में सारे गलत लोग थे, मैं नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ इस दुनिया के किसी देश में सारे गलत लोग होते हैं, किसी समाज में सारे गलत लोग होते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं। मैं IAS को ये कहता हूँ कि सही काम कर रहा, लेकिन बजरंग दल सही नहीं कर रहा है, इसको रजिस्टर कीजिए। प्रधानमंत्री को बजरंग दल पे चिंता होनी चाहिए, और ये बजरंग बली और बजरंग दल में तुलना करते हैं। और यदि IS को जिस तरह से इस्लाम से जोड़कर देखा जा रहा है, ये गलत भाई बजरंग दल जो है तो जी, क्या ये प्रोपेगेंडा है या फिर इसे महज सिर्फ एक कहानी के तौर पर दर्शकों को लेना चाहिए? इसमें कुछ भी सच नहीं है, हकीकत से ये काफी दूर दिखती है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है। अजय से मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न धनंजय जी ने अपनी बात के दौरान उठाया कि अब से पहले भारतीय सिनेमा में ऐसी स्थितियां नहीं देखी गई थी जब सिनेमा जगत जो है वो धर्म के आधार पर बटा हुआ नजर आता है। तो ये तो एक गंभीर प्रश्न है, ये अलग से सवाल है, अलग से विषय है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी केरल की स्टोरी के बारे में। केरल में धर्म के नाम पर जिस तरह से यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, हालांकि जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस आंकड़े से इनकार किया है, लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट का भी मैंने आपको हवाला दिया, सरकार की अप्रोच का भी मैंने आपको हवाला दिया। ऐसे में एक फिल्म आ जाती है और उसके बाद जो प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है वो एक बड़े मास लेवल तक तो पहुंच ही जाती है, और एक जो है अफवाहों का जो बाजार है उसको भी हवा मिल गई है। और अब ये परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि केरल में जो है बड़े पैमाने पर वहां पे जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, और केरल जो है एक सेफ हेवन बन रहा है। ये जो है फिर से एक मुद्दा अब लगता है कि राजनीतिक पटल के साथ साथ सामाजिक पटल पर भी आता हुआ नजर आता है। अजय जी। नेहा, मैं आपको जैसा बता रहा था कि मैं केरल गया था, और केरल से आने के बाद में जो मैंने आपसे इच्छा व्यक्त की, मेरे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं, उनके साथ हम एक पार्टी में थे, तो वहां पर मैंने यही बात कही उनका। लेकिन अजय जी, वहां तो माहौल बड़ा खराब है। मैंने कहा माहौल खराब है? मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि वहां माहौल इतना अच्छा है। तो उनका अच्छा, उनका वहां पे तो मुसलमान बहुत ज्यादा है। मैंने कहा भाई साहब, कौन से आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं, कौन सा सर्वे पढ़ाए हैं, कौन सा जनसंख्या का आंकड़ा है, आप प्लीज मुझे वही कोट कर दें। फिर उन दिनों मैं जहां जॉब कर रहा था, मैंने वहां अपना एडिटोरियल लिखा, और उस एडिटोरियल में उनसे हुई इस वार्ता का जिक्र भी किया जी। और फिर मैंने उसमें डाटा दिया कि वहां जितना मुसलमान है उससे डबल से ज्यादा हिंदू। तो पहली बात, ये भ्रम तोड़िए कि वहां पर मुसलमान ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, सांप्रदायिक दंगों की यदि आप वो देखेंगे तो आज तक हिंदुस्तान में यदि कहीं सबसे कम हुए हैं तो वो केरल में हुए जी। और याद करिए, मैं कोट कर रहा हूं, आज नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 और 3 में मराठ में हुए थे सांप्रदायिक दंगे, उसमें 393 या बाद में थे लोग टोटल अरेस्ट हुए थे उस दंगों के मामले में, जो आरोपी बनाए गए थे, और उनमें तकरीबन 200 समथिंग वो जो है भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग थे। ये बात बता रहा हूं 2002 और 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार जी। चलिए छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार में आ जाए। मैं कहता हूं, ये आप बता दीजिए कि साहब कितने सांप्रदायिक दंगे, और ये दंगे हुए नहीं पहले, तो जो छुटपुट घटनाएं हुई, छुटपुट जी, उनमें एक्यूज्ड कौन? उनमें ये सारा करने वाले बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बीजेपी के लोग। क्यों भाई यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये मेरे आंकड़े नहीं है। तो
यदि केरल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस तरीके, और फिर अब ड्रामा क्या नया शुरू हो गया है, जब से नरेंद्र मोदी या भाजपाइयों की भाषा में कहा जाता है 2014 में जो नया देश आजाद हुआ है जिसे न्यू इंडिया कहते हैं, उस न्यू इंडिया में हो क्या रहा, तमाम एनजीओ बनाए जाते, वो एनजीओ कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्रीज में जा करके और एक वो करते हैं, कहते हैं साहब सर्वे हो गया और मोदी जी विश्व गुरु, दुनिया के सबसे ये है, सबसे वो है, उन्हें जाने क्या क्या। इसके बाद में दूसरे इसी तरीके से जहां को बदनाम करना होता है वहां के लिए कहते हैं ये सर्वे हुआ, ये अमेरिका का सर्वे है, ये इसका सर्वे है, ये उसका। साहब आप बताइए, आप तो डाल रहे हैं, आपने तो न जाने क्या क्या दिखा दिया है। मुझे एक उस संगठन का नाम बता दीजिए जो कांग्रेस का पोषित रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, जिसपे आज तक आतंकी वो होने का आरोप भी लगा। आरोप की बात कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा, आरोप ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो करते नहीं। और मैं कांग्रेस का कोई हिमायती नहीं हूं, मैं अपने देश को प्यार करता हूं, देश की बात। जी समय बहुत कम शेष जी। उसके अलावा भी जी आप देखिए ना, तमाम सारे सामाजिक और वो है, उन भी नहीं आता है। हर बार बजरंग दल क्यों होता है, हर बार विश्व हिंदू परिषद ही क्यों होता है, हर बार ऐसे तमाम जो संगठन है जो समाज में नफरत फैलाते हैं और वहां पर हिंसा की स्थिति पैदा करते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही जिक्र है, जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाए। समय बहुत कम शेष रह गया, इसलिए धनंजय जी मैं आपसे ये जरूर समझ लेना चाहूंगी कि भारतीय सिनेमा एक जिम्मेदार तरीके से जो है काम करने का इससे अपेक्षा की जाती है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि भारतीय सिनेमा जो है जगत है अपनी जिम्मेदारियों से हटकर सिर्फ और सिर्फ जो है व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ गया है, और यही वजह है कि कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। और इस तरह की कुछ, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा आधारित फिल्म है, लेकिन कुछ आरोप ऐसे लगते हैं कि फिल्में प्रोपेगेंडा के लिए बनाई जाती हैं। देखिए, ये जो आरोप है आपने कहा, ये तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री आप जिम्मेदार पद पे है और आप ऐसी कैसी बात कर देते हैं, आप प्रोपेगेंडा कैसे फैला देते हैं? आप झूठ मत बोलिए ना। आप जब किसी फिल्म के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो लोगों को लगता है सही बोल रहे हैं, या प्रधानमंत्री है। आप एक ऐसे पद पे है जिसकी विश्वसनीयता देश के सारे नागरिकों से ऊपर है। राष्ट्रपति अगर कुछ बात बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, वो डॉक्यूमेंट है, बयान है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के सामने जी। तो आपको समझ के बोला। फिल्म के लोग तो चलिए मान लिया घटिया फिल्म बनाते हैं, लेकिन अब जो है, हालांकि हमारे सिनेमा में मैं बताऊं ज्यादातर वो लोग हैं जो सेंसिबल लोग हैं, ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनकी कहानियां में दम होता है। लेकिन पिछले 8 वर्षों में देख लीजिए ऐसी स्थिति बना दी है सिनेमा में कि अगर अच्छी कहानी बनाएंगे तो सिनेमा में सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा, 25 तरह के लफड़े डालेगा वो। तो पैसा लगता है सिनेमा में, केस कर देंगे 5 जगह से। सिनेमा में पैसा लगता है, वो भिड़ते नहीं है। आप याद कीजिए जब इमरजेंसी के बाद का जो घटनाक्रम था, पूरा हिंदी सिनेमा में भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, देवानंद उसके अध्यक्ष थे, लेकिन वो जो है इतने ज्यादा दबाव आए ताकि जनता पार्टी के नेता राहुल द्वारा कांग्रेस के प्रति दबाव उस तरह करेंगे। समय समाप्त हो जाता है। इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार की बात की जाती है, किस्सा कुर्सी की बात की जाती है जी। समय समाप्त हो गया। लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया है, एक लास्ट लाइन बोल देता हूँ, इन लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया है जिसमें हिंदी सिनेमा को भी या भारत के सिनेमा को टूल बना लिया है। इससे हम बहुत बहुत धन्यवाद करना पड़ता है, क्योंकि आपने सही कहा कि क्या भारतीय सिनेमा कहीं कोई टूल की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हम सभी को ये सोचने की जरूरत है कि अगर कोई फिल्म बन रही है तो उसे कितना सीरियसली लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। हालांकि फिल्में जो है शुरू से ही भारतीय समाज को प्रभावित करती रही हैं, खास करके युवा वर्ग को प्रभावित करती रही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आज हमारे जो पैनलिस्ट है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सार्थक बनाया आज की चर्चा को, और दर्शकों से अनुरोध है कि फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल का हर रोज इंतजार रहता है। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।